देखिए अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की समानता मतलब जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें सबको एक समान समझा जाएगा, एक समान देखा जाएगा। हाँ, कुछ हद तक जाति के आधार पर आपको आरक्षण दिया जा सकता है और लिंग के आधार पर भी। हमेशा ध्यान रखिए, धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं मिलता। नहीं दिया जाता। हमेशा ध्यान रखिएगा कि धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं दिया जाता। हमेशा सिर्फ जाति या लिंग के आधार पर आपको सरकारी नौकरी में या किसी चीज़ में आरक्षण दिया जा सकता है। जैसे कि अब आप आरक्षण के शब्द से ही सुन सकते हैं। अब आरक्षण का शब्द सुनते ही कुछ लोग सोचते हैं जिनको आरक्षण मिल रहा है उनके लिए तो अच्छा है और जिनको नहीं मिल रहा है उनके लिए खराब है। देखिए, अब बहुत सारे जो राज्य हैं, बहुत सारे जो अलग अलग राज्य हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो पीछे से ही प्रताड़ित होते आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब देखिए, ऐसे कुछ लोग हैं, अब ये तो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो ये हैं ये नीचे ही रह गए। तो इसलिए इनको कुछ हद तक आरक्षण दी जाती है, कुछ हद तक छूट दी जाती है कि इनको भी थोड़ा उठाया जा सके। अब जो लोग बढ़ रहे हैं उन्हें तो कोई रोक नहीं रहा, अब वो बढ़ते रहे अपना। लेकिन ये जो नीचे रह गए, जो कुछ लोग दब गए हैं नीचे, किसी ना किसी चीज़ से प्रताड़ित हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं बढ़ पा रहे, तो इसलिए सरकार इनके लिए आरक्षण लेके आती है कि ये भी थोड़ा सा बढ़ सके, ये भी समाज के साथ एक बैलेंस करके चल सके। ठीक है। अब जैसे कुछ आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का एरिया कुछ देख सकते हैं कि वहाँ के कुछ लोग जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जैसे बारिश नहीं होती तो वहाँ पे फसल नहीं उगती या उन्हें सही से खाना नहीं मिल पाता, तो जिस वजह से वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। ये असम का कुछ बस्तर एरिया है, बस्तर इलाका है, जिसमें से कहीं बारिश नहीं आती है, कहीं भूकंप आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो और पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए सरकार उनके लिए एक आरक्षण लेकर आती है कि वो भी समाज के साथ एक इक्वलिटी बना सके, चल सके, उनके साथ समाज के साथ एक बैलेंस हो सके। अब देखिए, सरकार ही लेके आती है अब आरक्षण। जैसे अब मोदी जी ने 2020 में जो आरक्षण खत्म होने वाला था उसका संशोधन करके 2030 तक ले गए हैं। अब उन्होंने ही कहा है कि आरक्षण जरूरी है, उन्होंने भी कहा है, और औरों के जो और समाज हैं वहाँ पे भी सबके लिए, जो नीचे जो रह गए हैं उनको लोगों को बढ़ाने के लिए आरक्षण तो देना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, आरक्षण जो है मैंने बताई थी, जैसे जाति के आधार पर मिलता है, लिंग के आधार पर मिलता है। जैसे पुरुष है, महिला है, तो पुरुषों को कम और महिलाओं को ज़्यादा आरक्षण दिया जाता है। ठीक है। अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? ये है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता को हम समझ सकते हैं छुआछूत। जैसे आपने कहीं देखा होगा गांव में कि लोग कहीं ना कहीं छुआछूत से करते हैं, हमें मत छू, ऐसे करते हैं ना, थोड़ा सा मतलब कि तू छोटी जाति का है तो तू हमें नहीं छू सकता, हमारे साथ नहीं बैठ सकता। अब देखिए, इसको और अच्छे से हम समझ सकते हैं कोरोना से। अब देखिए, कोरोना में क्या हुआ था कि कोई किसी को छू रहा था। अगर कोरोना का मरीज 10 जनों के बीच में जाके बैठ जाए, कहता अरे अरे भगाओ से, भगाओ भगाओ भगाओ, कोरोना का मरीज आ गया, तो वो किस लिए हुआ? वो बीमारी की वजह से था। अब कानून ये कहता है कि आप किसी बीमारी की वजह से आप किसी के साथ छुआछूत करते हैं तो कोई बात नहीं, उसकी छूट है, उसको आप कर सकते हो कि हाँ ठीक है, उससे बीमारी फैल सकती है हमें, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन किसी के साथ जाति या धर्म या लिंग के आधार पर आप छुआछूत करते हो तो वो अपराध है, वो दंडनीय है, उसके लिए आपको दंड दिया जाएगा। जैसे अगर आप किसी के साथ गाँव में भी आप देखते हैं कि तू छोटी जाति का है तो नीचे बैठ, तू हमारे साथ नहीं बैठ सकता,
शहरों में ये सब कम है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में थोड़ा शिक्षा का इतना विकास नहीं हो पाया है। शहरों में तो लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है, वो अपने और कामों में इतने बिजी रहते हैं कि उनके पास इस छुआछूत के तो टाइम ही नहीं है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास अभी तक शिक्षा नहीं पहुंची इतनी कि वो इस चीज़ को समझ सके। तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में आपने देखा होगा, गाँव में देखा होगा आपने, तो आप उस चीज़ से समझ सकते हैं। अब इसमें देख सकते हैं कि ये जो है इसे 1955 में इसे अपराध माना गया था, लेकिन इसे 1989 में बढ़ा दिया गया। इसमें सख्ती बरत दी गई कि अब इसमें जाति धर्म के आधार पर, किसके आधार पर, जाति धर्म और लिंग के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अगर आपने साबित कर दिया कि आपके साथ भेदभाव हुआ है तो आप उसे दंड करवा सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो तुम मुझे जो साबित करो तो मैं मानूं। ठीक है, तो ठीक है, अगला हम देखते हैं। इसके बाद हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या कहते हैं वो देखते हैं। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। क्या कहता है? उपाधियों का अंत। ठीक है, इसमें दो बातें कही गई हैं। पहला है राष्ट्रीय पुरस्कार, और इसमें दूसरा है सैन्य या शिक्षा। अब देखिए, पहला है आपका राष्ट्रीय पुरस्कार या राष्ट्र की कोई उपाधि। जैसे कि अब मान लीजिए मुझे कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जैसे कि पद्म भूषण मुझे मिला। अगर वो मुझे मिला है तो मैं उसमें अपना नाम ऐसे सरनेम की तरह नहीं जोड़ सकती कि पद्म भूषण ईशा जैन, ऐसे नहीं रख सकती मैं। ये संविधान के खिलाफ होगा। इसके लिए मुझे, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरे से ये पुरस्कार वापस लिया जा सकता है। ठीक है, जैसे पहले की आपने देखा होगा कि पहले के जो राजा महाराजा के टाइम थे वो लगाते थे महाराजा भीमसेन महाराजा करके ऐसे नाम लगाते थे। तो ये उपाधियाँ अब खत्म कर दी गई हैं, इन्हें समाप्त कर दिया गया है कि आप ऐसे करके नहीं लगा सकते। तो इसमें आपको ये क्या गया है कि राष्ट्रीय पुरस्कार अगर आप लेते हैं तो आप उसे अपने सरनेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आपने कोई विदेशी पुरस्कार लिया है, आप विदेश में जाके किसी चीज़ से पुरस्कार लेते हैं, तो अगर वो पुरस्कार आप लेते हैं तो उसकी पहले अनुमति आपको अपने राष्ट्रपति से लेनी पड़ेगी कि आप वो पुरस्कार ले सकते हो या नहीं। ठीक है, देखिए आपको सिर्फ कुछ हद तक छूट दी गई है, सिर्फ सैन्य या शिक्षा में। जैसे सेनापति में, जैसे सैनिक जो होते हैं उसमें ब्रिगेडियर होते हैं, कर्नल होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, इसमें आप लगा सकते हैं अपना नाम। या शिक्षा में, जैसे कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कहते हैं डॉक्टर रुस्ताना, डॉक्टर खुराना, ये होते हैं। ऐसे कोई इंजीनियर हो तो आप इसमें अपना नाम लगा सकते हैं, आप इसे जोड़ सकते हैं कि कोई होता है जैसे शिक्षा में, जैसे कोई प्रोफेसर हो, जैसे कि मैंने आपको भी बताया डॉक्टर रुस्ताना, या कोई इंजीनियर हो। ठीक है, ऐसे में आप लगा सकते हैं। लेकिन शिक्षा में आप क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि जो शिक्षा है, आप शिक्षा को बता रहे हो, इसमें आपने शिक्षा के जो आपने ग्रहण किए, जो आपने शिक्षा ली है उसको आप ऊंचा करके बता रहे हो। लेकिन जो आप राष्ट्रीय पुरस्कार हो, इसमें आपको एक तरह से देखा था कि आप कुछ को सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाता है, कुछ को ज़्यादा अच्छा मान लिया जाता है और कुछ को बहुत कम मान लिया जाता है। तो इसलिए आपको इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार में आपको अपने सरनेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप शिक्षा के में, सैनिक में ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि आप, क्योंकि उसमें आप शिक्षा को ऊंचा बता रहे हो, आप उसमें अपने आप को तो बता ही रहे हो मतलब साथ में, लेकिन शिक्षा को ऊंचा दिखा रहे हो कि आपने इतनी उच्च शिक्षा ग्रहण की है, तो आपने वो शिक्षा को ऊपर दिखाया है, शिक्षा को अच्छा बताया है। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको ये सारे मेरे अनुच्छेद समझ में आए हों, जो 14 से लेकर 18 तक थे। अगले वीडियो में आपको बाकी सारे मिल जाएंगे, तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।